अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग एक और वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो के अंदर हम एवोल्यूशन के दूसरे टॉपिक को जिक्र कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो के अंदर एवोल्यूशन के इंट्रोडक्शन के हवाले से बात की थी कि एवोल्यूशन एक ऐसा नजरिया जो बताता है कि जानदारों में वक्त के साथ साथ चेंजेस आए हैं और ये स्लोली स्लोली चेंजेस हैं जो कि स्पीशीज़ के दरमियान में होती रहती हैं। ऑफ स्प्रिंग्स में ये हमें फिर देखने को मिलती है। अब इन एवोल्यूशन के हवाले से एविडेंसेस की अगर हम बात करें तो एविडेंसेस हमारे पास कौन से मौजूद हैं। तो एवोल्यूशन के हवाले से लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूलर लेवल से लेकर के एक पूरे बड़े ऑर्गेनिज्म तक एवोल्यूशन के हवाले से कई ज़्यादा एविडेंसेस मौजूद हैं जो बायोलॉजी की मुख्तलिफ ब्रांचेस के ज़रिए से हमें हासिल हुए हैं। बायोलॉजी की मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर वो एविडेंसेस मौजूद हैं जिनको देख करके हमने अंदाज़ा लगाया कि वाकई में एवोल्यूशन का प्रोसेस कैरीड आउट हुआ है। अगर हम इस सबूतों की बात करें तो कहाँ कहाँ से सबूत हासिल होते हैं, तो सबसे पहले लिखा हुआ है एविडेंस फ्रॉम बायोजियोग्राफी कि बायोजियोग्राफी के नतीजे में हमारे पास कौन से एविडेंसेस हासिल हुए हैं। बेसिकली बायोजियोग्राफी का मतलब क्या है? ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर जानदारों का मौजूद होना, ये हमारे पास बायोजियोग्राफी कहलवाती है। मिसाल के तौर पर आज हम देखते हैं ज़मीन के 7 बड़े हिस्से हैं जिनको हम कॉन्टिनेंट्स कह रहे हैं। अब उन 7 कॉन्टिनेंट्स पर मुख्तलिफ जानदार मौजूद हैं। उन जानदारों का उन ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद रहना ये बायोजियोग्राफी में देखा जाता है। यही बात लिखी हुई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑन द अर्थ। जानदारों का ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद रहना। अब जानदार जब मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ की कंडीशंस अलग अलग है। तो उनमें उन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उनके अंदर एवोल्यूशन हुई है। तो यहाँ से भी हमें एवोल्यूशन का एक सबूत मिलता है। उसके अलावा बायोजियोग्राफी से हमें ये भी मालूम पड़ता है कि एक जानदार में अगर कोई चेंजेस आए हैं तो वो दूसरे जानदार के अंदर किस तरह से रिलेट करती है, वो दूसरे जानदार के अंदर भी चेंजेस किस तरह से मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, वो प्लांट जो कि रेगिस्तान में मौजूद हैं, उन सब के अंदर एक ही चीज़ मौजूद है कि वो अपने अंदर वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, वो वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वाटर का उनके अंदर एब्जॉर्ब करना और बगैर पानी के उनमें ज़िंदा रहना, ये किस तरह से रिलेट करता है जानदारों के अंदर। बायोजियोग्राफी हमें एक और चीज़ भी बताती है। बायोजियोग्राफी हमें ये भी बताती है कि पहले जो अर्थ थी वो एक ही बड़ा हिस्सा बना हुआ था, लेकिन उस हिस्से के अंदर जो है मूवमेंट आई और वो हिस्से जो है टूट गए और इस तरह से फिर कॉन्टिनेंट्स बने। तो मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट किस तरह से हुई, कौन से प्रोसेस के नतीजे में हुई, ये भी हमें बायोजियोग्राफी की मदद से पता चलता है। और जब कॉन्टिनेंट्स की मूवमेंट हुई तो जानदारों पर किस तरह से असर पड़ा, ये सारा भी हमें बायोजियोग्राफी से पता चलता है। अच्छा, यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा हुआ है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ज़मीन के टुकड़ों के अंदर मूवमेंट हुई और वो अलग अलग छोटे टुकड़े बन गए। तो ये प्लेट टेक्टोनिक एक नज़रिया है जो बताता है मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स के हवाले से। अब हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, वहाँ से फिर आपको बायोजियोग्राफी के हवाले से मज़ीद समझ आ जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक एनिमल्स है जिन्हें पाउच्ड मैमल्स कहा जाता है, यानी कि जिनकी बेली के साथ में एक जो है हिस्सा मौजूद होता है जहाँ पर पाउच मौजूद होता है। उस पाउच को मार्सूपियम कहते हैं। तो जिन एनिमल्स में वो पाउच होता है उन्हें मार्सूपियल कहा जाता है। अब ये मार्सूपियल्स कौन से? मिसाल के तौर पर कैंगरू है, कोला बियर है, ये कुछ एनिमल्स से एग्जाम्पल्स है मार्सूपियल एनिमल्स की। अब इनकी आवाज़ से लिखा हुआ है कि मार्सुपियल्स बेसिकली 3 मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं। अमेरिका में मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और न्यू गिनिया के अंदर मौजूद है। एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा, कैंगरूज और कोआलास ये दोनों जो है सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। एक और मार्सुपियम होते हैं जिन्हें ऑप्सम्स कहा जाता है, वो अमेरिका में पाए जाते हैं। तो बाकी कैंगरूज और कोआला ये अमेरिका और न्यू गिनिया में पाए नहीं जाते। तो सवाल ये कि मार्सुपियल्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, वो बाकी जगहों तक किस तरह से पहुँचे? इस हवाले से यहाँ पर लिखा हुआ है, आज के वक्त में ये जो जगहें हैं, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यू गिनिया हो गया, ये पैसिफिक ओशन के ज़रिए से एक दूसरे से जुड़ा है। और ये भी जानदारों कि मुमकिन नहीं कि वो स्विम करके इतने बड़े डिस्टेंस तक पहुँचे हैं। तो किस तरह से ये जानदार जो है उन मुख्तलिफ जगहों पर पहुँच गए? इसका आंसर हमें एक ही चीज़ से पता चलता है कि पास्ट के अंदर पहले के दौर में किस तरह से कॉन्टिनेंट्स जो थे वो किस लोकेशन में मौजूद थे। क्योंकि अगर कॉन्टिनेंट्स करीब थे तभी वो एनिमल्स जो हैं एक इलाके से दूसरे इलाके में पहुंच चुके होंगे, अगर उनमें गैप भी मौजूद ना होगा। और उसके अलावा अगर हम फॉसिल रिकॉर्ड देखेंगे कि मिसाल के तौर पर अमेरिका में पाए जाने वाले एनिमल्स का फॉसिल रिकॉर्ड चेक करेंगे कि वहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स मिले हैं, तब भी हमें इसका पता चलेगा कि बेसिकली ये एनिमल्स वहाँ पर आए कहाँ से हैं। यहाँ पर भी कैंगरू और कोआला दोनों को दिखाया हुआ है और ये ऑस्ट्रेलिया की जगह पर मौजूद है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे तो बहुत बीच में समंदर का इलाका और उसके बाद अमेरिका के इलाके वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई कि साइंटिस्ट का मानना ये है कि इस वक्त जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो पहले एक सिंगल लैंड थे, ज़मीन का एक सिंगल टुकड़ा था जिसे पेंगिया कहा जाता है। स्लोली और ग्रेजुअली वो टूट गया दूसरे बड़े टुकड़ों के अंदर
और फिर इस तरह से वो टुकड़े जो है एक दूसरे से अलग हो गए। तो शुरू में सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था जिसे सुपर कॉन्टिनेंट कहा गया, उसे पेंगिया का नाम दिया गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मार्सुपियस जो है उन्होंने कोई और रास्ता अपनाया नहीं होगा वहाँ पर अमेरिका की तरफ माइग्रेशन करने के लिए। सिंपली ये होगा कि वो उस करंट कॉन्टिनेंट में गए होंगे, जो कॉन्टिनेंट उसके करीब होगा वो उस कॉन्टिनेंट में गए होंगे और वहाँ पर उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया होगा, वहाँ पर उन्होंने अपने अंदर जो है एवोल्यूशन वगैरह ला ली होगी। इस टॉपिक को ज़्यादा समझने के लिए यहाँ पर ये तस्वीर मौजूद है। इस तस्वीर में आप पेंगिया को यानी कि सुपर कॉन्टिनेंट को देख सकते हैं। इस सुपर कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया नज़र आ रहा है, साथ में नॉर्थ अमेरिका नज़र आ रहा है और साउथ अमेरिका नज़र आ रहा है, जो कि तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। और आज के दौर में जो बाकी मार्सुपियल्स हैं वो भी इन्हीं तीनों कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं। पाउच्ड मैमल्स जो हैं वो सिर्फ इन्हीं तीनों जगहों पर पाए जाते हैं। और इसकी वजह यही रही होगी कि वो ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका और साउथ अमेरिका की तरफ माइग्रेट करके गए होंगे, वहाँ पर इन्वायरमेंट अलग था, तो इस हिसाब से उन्होंने अपने आप को अलग तरह से चेंज किया। अब आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि क्या वो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया, चाइना और यूरोप की साइड पर क्या वो पाउच्ड मैमल्स नहीं गए? तो जवाब इसका ये हो सकता है कि हाँ, वो गए भी थे। लेकिन क्योंकि वहाँ पर इंडिया और चाइना और यूरोप के करीब जो एनिमल्स थे वो डिफरेंट थे और मार्सुपियल्स वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सके, तो इसलिए वो वहाँ पर नहीं बच सके। लेकिन नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के करीब एनिमल्स जो पाए जा रहे हैं वो मार्सुपियल्स के मुकाबले में इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं थे, तो इस वजह से वहाँ पर उनकी एवोल्यूशन ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकी। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं पेलेंटोलॉजी के हवाले से और पेलेंटोलॉजी के नतीजे में हासिल होने वाले एविडेंसेस के हवाले से। पेलेंटोलॉजी बेसिकली फॉसल्स की स्टडी होती है। फॉसल्स यानी कि वो एनिमल्स, वो प्लांट्स जो आज हमें हासिल होते हैं, यानी कि ज़िंदगी की वो किस्में जो इस वक्त एक्सटेंट हो चुकी है, जो जानदार इस वक्त मौजूद नहीं है, उनको फॉसल्स के ज़रिए से पढ़ना ये बेसिकली पेलेंटोलॉजी के अंदर आ जाता है। तो लिखा हुआ है वक्त के साथ साथ वो ऑर्गेनिज्म किसी तरह से महफूज हो गए, वो या तो पार्शली महफूज हुए या कम्प्लीटली महफूज हो गए। यानी कि कोई एनिमल अगर किसी जगह पर मर गया तो वहाँ पर अब उसके टुकड़े या तो मुकम्मल तौर पर सही सलामत मौजूद है या कुछ उनका हिस्सा जो है वो सही सलामत मौजूद है। तो जितना भी पार्ट पेलेंटोलॉजिस्ट को हासिल होता है वो उसे रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उन्हें दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं और फिर उसकी इस मदद से मज़ीद उस एनिमल के हवाले से जानने का उन्हें मौका मिलता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल का जिक्र है, एक एग्जाम्पल एक ऐसे फॉसिल का जिसका नाम है अर्चियोटीरेक्स। अर्चियोटीरेक्स एक ऐसा फॉसिल था जो 1861 के अंदर जर्मनी के इलाके बवेरिया से हासिल हुआ था। बेसिकली अर्चियोटीरेक्स जो है ये एक फॉसिल था डायनासोर का, यहाँ लिखा हुआ है फॉसिल ऑफ बर्ड। बेसिकली ये एक डायनासोर का फॉसिल था और इसकी वजह मौजूद है कि तकरीबन 150 मिलियन ईयर्स अगो जो है ये ज़मीन पर मौजूद था। अब अर्चियोटीरेक्स की जब स्टडी की गई तो हमें पता चला कि इसके अंदर डायनासोर्स के फीचर्स भी मौजूद हैं और कुछ बर्ड्स के फीचर्स भी मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर इसके पास एक बीक मौजूद है। डायनासोर्स के पास चोंच नहीं होती लेकिन इसके पास चोंच मौजूद थी। लेकिन रेप्टाइल्स का क्या कैरेक्टर मौजूद था कि इसकी चोंच में दांत मौजूद थे और उसके अलावा विंग्स भी मौजूद थे। डायनासोर्स में जो है विंग्स नहीं होती, तो विंग्स भी इसके अंदर मौजूद थे और उसके अलावा इसकी बॉडी जो है वो पंखों से, फीदर्स से जो है कवर्ड थी और उसके अलावा इसके पास फिंगर्स भी मौजूद थी और क्लास भी जो है वो भी इनके पास मौजूद थी, यानी कि नाखून जो है वो भी इसके पास मौजूद थे। और जो उनका टेल था उस टेल के अंदर जो है वर्टिब्रल कॉलम जो है वो मौजूद था। टेल तक वर्टिब्रल कॉलम मौजूद था जो कि बर्ड्स में मौजूद नहीं होता, तो ये भी एक रेप्टाइलियन कैरेक्टर मौजूद था। और जो इनका स्ट्रेनम था उसमें कील मौजूद नहीं थी। कील जो होता है वो बेसिकली बहरी जहाज़ का नीचे वाला पार्ट होता है। तो बेसिकली इस अर्चियोटीरस के अंदर मिक्स फीचर्स थे, यानी कि कुछ रेप्टाइल्स के फीचर्स थे और कुछ बर्ड्स के फीचर्स। तो यहाँ से अंदाज़ लगाया गया कि रेप्टाइल्स जो थे, यानी कि जो डायनासोर्स जो थे वो चेंज हो गए बर्ड्स के अंदर और फिर आहिस्ता आहिस्ता चल करके उन्होंने या तो तकरीबन रेप्टाइल्स के कैरेक्टर लॉस कर दिए और फिर आज के मॉडर्न बर्ड में जो है वो चेंज हो चुके हैं। तो बेसिकली रेप्टाइल्स ही जो हैं वो बर्ड्स में चेंज होने वाले ऑर्गेनिज्म से, और ये हमें पता चलता है इन फोसिल्स को देखकर। अब यहाँ पर शक्ल मौजूद है अर्चियोटीरस के हवाले से। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर विंग्स मौजूद है और उसमें फीदर्स मौजूद है, तो ये बर्ड्स का कैरेक्टर है, एवियन कैरेक्टर। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि बड़ी टेल जिसके अंदर कई ज़्यादा वर्टिब्रा मौजूद है, तो ये एक रेप्टाइलियन कैरेक्टर। और उसके अलावा इनके नाखून वगैरह मौजूद है, फिंगर्स मौजूद है जो कि रेप्टाइलियन कैरेक्टर। टूथेड बीक, चोंच के अंदर जो है वो दांत मौजूद है, ये भी रेप्टाइलियन कैरेक्टर। चोंच का होना ये बर्ड का कैरेक्टर। तो क्योंकि इसमें मिक्स कैरेक्टर्स थे तो इससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि जो रेप्टाइल्स थे वो बाद में बर्ड्स में चेंज हुए। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी होमोलॉजी। होमोलॉजी में से एविडेंस या एनाटॉमी को जब हम जानदारों की कंपेयर करें तो वहाँ से हमें किस तरह से एविडेंस हासिल होता है। होमोलॉजी का हमें मालूम है, होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स का हमें मालूम है कि जानदारों के अंदर जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं वो एक जैसे होते हैं, उनमें हड्डियों की तादाद सब एक जैसी होती है, लेकिन उनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट होता है। अब यहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि मुख्तलिफ जानदारों में
जो पार्ट्स मौजूद होंगे, इंटरनल बॉडी पार्ट्स या एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, वो एक जैसे नज़र आते होंगे और वो काम जो है अलग अलग कर रहे होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जानदारों के अंदर कुछ पार्ट्स जो हैं वो देखने में तो अलग नज़र आ रहे होंगे, लेकिन उनका काम सेम होगा। तो हम लोग उन पार्ट्स की बात कर रहे हैं जो दिखने में जो है वो सिमिलर नज़र आ रहे हों, लेकिन काम उनका अलग अलग है। तो उन पार्ट्स को हम लोग होमोलोगस ऑर्गन्स कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर आर्म ऑफ मैन, फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन, डॉल्फिन का फ्लिपर जो उन्हें मूवमेंट कराने में, स्विम कराने में हेल्प कर रहा है। उसके अलावा फोर लिम्ब ऑफ हॉर्स, हॉर्स के सामने वाले पैर, या फिर विंग्स ऑफ बेट, ये जो है सारे एक दूसरे के होमोलोगस ऑर्गन्स हैं। अगर हम इन ऑर्गन्स को इंटरनली देखेंगे, इनके बोन्स को देखेंगे, तो स्केलेटल प्लान जो है इन सब का सेम है। सेम बोन्स मौजूद हैं, सेम तरह से वो मौजूद हैं। और पेंटाडेक्टाइल यानी कि 5 उंगलियों वाला जो है इनके पास हाथ मौजूद है। तो इस तरह की सिमिलरिटीज हमें बताती है कि इनका ओरिजिन जो है वो सेम रहा होगा, वो एक ही ऑर्गेनिज्म में से इवॉल्व होंगी। लेकिन फ़र्क क्या हो गया कि उन्हें हैबिटेट जो है वो डिफरेंट मिल गई। हैबिटेट डिफरेंट मिल गई और उस पार्ट का जो काम था वो अलग हो गया। तो इस हिसाब से उनके अंदर भी चेंजेस आ गया। तो इस तरह की जो चेंजेस आते हैं उन्हें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहा जाता है। यानी कि बॉडी के वो पार्ट्स जो कि एक जैसे हैं, बनावट एक जैसी है, लेकिन इन्वायरमेंट के हिसाब से, काम के हिसाब से चेंजेस आ गए, तो उस हिसाब से उसका काम भी बदल गया। तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहलाती है। इन होमोलोगस स्ट्रक्चर्स को आप यहाँ पर देखें, ह्यूमन की जो आर्म दिखाई हुई है, अब उसके अंदर जो बोन्स मौजूद है, ह्यूमरस बोन, रेडियस अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस और फेलेंजेस। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यही ह्यूमरस आपको यहाँ पर भी नज़र आ रही है, और वेल के फ्लिपर में भी आपको यही ह्यूमरस नज़र आ रही है, और बेट के अंदर भी आपको यही ह्यूमरस नज़र आ रही है। फिर बात करके ये ह्यूमरस के नीचे 2 बोन्स मौजूद है, रेडियस अल्ना, तो बाकी एनिमल्स में भी आपको यही 2 बोन्स नज़र आ रही। फिर आखिर में इस तरह से हमें 5 जो है फिंगर्स नज़र आ रही, तो बाकी एनिमल्स में भी यही सेम चीज़ रिपीट हो रही। तो पेंटाडेक्टाइल उनके हैंड से। तो ये बेसिकली जानदारों का सिमिलर होना ये बता रहा है कि इन जानदारों का एंसेस्टर जो है वो सेम रहा होगा, यानी कि ये एक ही तरह के जानदार से इवॉल्व हुए होंगे सारे के सारे एनिमल्स। अभी यहाँ पर बात लिखी हुई जो स्पीशीज़ हैं, अब वो स्पीशीज़ जो हैं उन सब का आबा अजदाद जो है वो कॉमन रहे होंगे। तो लिखा हुआ है 2 और मोर स्पीशीज़ शेयर कॉमन एंसेस्ट्री। 2 स्पीशीज़, मिसाल के तौर पर बिल्ली की अगर हम बात करें और शेर की बात करें, तो उनका आबा अजदाद जो है वो सेम रहे होंगे, सेम जानदार में से वो इवॉल्व हुए होंगे। या इस तरह से अगर हम कुत्तों की भी बात करें, तो भेड़ियों की हवाले से बात करें, तो हो सकता है उन सब की जो है वो आबा अजदाद जो है वो सेम रहे होंगे। फॉक्स की भी इंक्लूड करते हैं कुत्तों के साथ में, तो उनकी भी एंसेस्टरी जो है सेम रही होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ स्पीशीज डिसेंड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, अगर स्पीशीज जो है वो एक ही एंसेस्टर में से डेवलप हुई हैं, तब हमें होमोलोगस स्ट्रक्चर्स का पता चलता है। लेकिन अगर देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं, वो सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग से सेपरेटली जो है ओरिजिनेट हुए हैं, तो फिर हमारे लिए ये समझना मुश्किल है कि अगर जानदार अलग अलग जानदारों में से इवॉल्व हुए हैं, अलग अलग जानदारों में से बदल कर आए हैं, फिर भी उनमें होमोलोगस सिमिलरिटीज़ क्यों मौजूद हैं। तो एवोल्यूशन के अलावा कोई और फोर्स यहाँ पर मौजूद नहीं, जिसकी वजह से टेट्रापोड्स के अंदर, यानी कि 4 पैरों पर चलने वाले ऑर्गेनिज्म सारों के अंदर ये पेंटाडेक्टाइल जो है लिम्स मौजूद हो, 5-6 उंगलियों वाली लिम्स मौजूद हो। तो एवोल्यूशन के अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई और ताकत नहीं जिस वजह से ये चीज़ें डेवलप हो सकी हो। तो एवोल्यूशन ही एक रीज़न है जो जानदारों में ये सारी चीज़ें ला रही है। टेट्रापोड्स जो भी 4 पैरों पर चलने वाली, ज़मीन पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म से, उन सब में 5 फिंगर्स का होना ये बता रहा है कि उन सारे जानदारों का, ये जो हमारे पास मैमल्स, ये सारे रेप्टाइल्स हैं, उन सब का कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, जिस वजह से उन सब के अंदर ये सिमिलर कैरेक्टर्स आए हैं। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हम ये बता रहे हैं कि जानदारों का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक रहा होता है, क्योंकि ऑर्गन्स उनके हमें एक जैसे नज़र आ रहे होते हैं। तो हमने अभी जानदारों के उन पार्ट्स का जिक्र किया जिनका काम तो डिफरेंट होता है, लेकिन उनकी बेसिक बनावट सेम है, उन्हीं को हम होमोलोगस ऑर्गन्स कह रहे थे। ज़रा तस्वीरों में देख लिए तो बेट मौजूद है, वेल मौजूद है, कैट और ह्यूमन मौजूद है। इनके पार्ट्स को दिखाया हुआ है जिनका काम सबका अलग अलग है। बेट का काम फ्लाइंग में है, वेल का काम स्विमिंग है, कैट का काम जो है वो चलने के अंदर है, और ह्यूमन का काम चीज़ों को उठाने के अंदर है। तो काम सबका अलग अलग है, लेकिन बेसिकली ओरिजिन उनका सेम, बोन का तादाद सेम, स्ट्रक्चर सेम। ये होमोलोगस ऑर्गन्स कहलवाते हैं। कुछ और ऑर्गन्स भी होते हैं जिन्हें एनालॉगस ऑर्गन्स कहते हैं, जो बेसिकली एनाटॉमी के एतबार से, अपनी बनावट के एतबार से डिफरेंट होते हैं, लेकिन काम करने के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से वो सिमिलर होते हैं। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ विंग ऑफ इंसेक्ट, किसी इंसेक्ट का जो पर है वो भी फ्लाई करने में हेल्प कर रहा है। बेट का जो विंग है वो भी फ्लाई करने में हेल्प कर रहा है। बर्ड्स का विंग जो है ये भी फ्लाई करा रहा है।
लेकिन बनावट के एतबार से उनमें कुछ भी सिमिलर नहीं है। तो ये बताता है कि जानदारों की एंसेस्टरी जो है वो डिफरेंट ही होगी। बर्ड की एंसेस्टरी अलग है और उसके अलावा जो बेट है उनकी एंसेस्टरी अलग है और इंसेक्ट उनकी एंसेस्टरी अलग है। वो अलग जानवरों में से इवॉल्व हुए, उसी वजह से उनके अंदर ये डिसिमिलरिटीज पाई जाती हैं। तो इसे हम कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन का बेसिकली मतलब ये है कि जानदारों के पार्ट्स का जो है काम के एतबार से एक जैसा बन जाना बगैर किसी सिमिलरिटी के हिसाब से। जैसे कि अगर हम बात करें इंसेक्ट और बेट, उन दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं, लेकिन उनका पार्ट जो है वो काम के हिसाब से एक जैसा है। तो ये कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन हमारे पास कहलवाती है। तो यहाँ पर इंसेक्ट के विंग को, बेट के विंग को और बर्ड के विंग को दिखाया हुआ है। सारे अपने काम के एतबार से सिमिलर लेकिन अपने स्ट्रक्चर के एतबार से डिफरेंट है। तो ये उनके एनालॉगस स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हवाले से कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में से हमारे पास किस तरह से एविडेंसेस जो है एवोल्यूशन को लेकर के हासिल हुए हैं। अब अगर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए हम उन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं जो सेल और उसके ऑर्गेनेल्स को बनाते हैं। तो इसमें से भी हमें जो है एवोल्यूशन के फेवर के अंदर हमें एविडेंसेस हासिल होते हैं। अब यहाँ पर उसके हवाले से एग्जांपल लिखी हुई है कि जो जेनेटिक कोड होता है जो कि बेस ट्रिपलेट्स की सूरत में मौजूद होता है डीएनए के अंदर, और फिर वो अमाइनो एसिड को लेकर आने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जेनेटिक कोड, तो वो तमाम ऑर्गेनिजम्स में सेम है। अगर यू ए ए ये एक हमारे पास जेनेटिक कोड है, तो ये मिसाल के तौर पर जिस अमाइनो एसिड को लेकर आने वाला है हमारे अंदर, उसी तरह की ये अमाइनो एसिड को दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी लेकर आ जाएगा। तो ये जो सिमिलरिटी जेनेटिक कोड की हमें मिल रही है, ये बता रही है कि जानदार एक तरह से इवॉल्व हुए तभी उनके अंदर ये सेम चीज़ें हो रही हैं। अब हमारे जेनेटिक कोड बैक्टीरिया के अंदर किस तरह से काम करते हैं, यानी कि हमारे जेनेटिक कोड बैक्टीरिया के अंदर किस तरह से अमाइनो एसिड को लेकर आते हैं और क्या वो सेम अमाइनो एसिड को लेकर आते हैं, तो इस सवाल से कन्फर्मेशन भी हासिल हो चुकी है। कन्फर्मेशन किस तरह से किया गया कि मैसेज आरएनए को हमारी बॉडी से निकाला गया, वो मैसेज आरएनए जो हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन बनाता, इस मैसेज आरएनए को बैक्टीरिया के अंदर दाखिल किया गया है। बैक्टीरिया ई कोली में उसको दाखिल किया गया। नॉर्मली इस बैक्टीरिया के पास हेमोग्लोबिन नहीं होता, तो ये हेमोग्लोबिन का इसके पास जीन ही नहीं है, तो ये हेमोग्लोबिन नहीं बनाता। लेकिन जब हमने मैसेंजर आरएनए इसमें दाखिल कर दिया, मैसेंजर आरएनए में इंफॉर्मेशन है कि हेमोग्लोबिन कैसे बनाया जाएगा, तो उस बैक्टीरिया के अंदर जब मैसेंजर आरएनए दाखिल किया गया तो उसने भी हेमोग्लोबिन बनाना शुरू कर दिया। अब हेमोग्लोबिन बनाने के लिए लाजिमी बात ये है कि वो सीक्वेंस प्रॉपर होनी चाहिए। तो क्योंकि मैसेंजर आरएनए के पास वो सीक्वेंस मौजूद थी, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली ही जो है अमाइनो एसिड्स आए और वो आपस में जुड़ते गए। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ता है कि जानदारों के दरमियान में जो है वो कॉमन एंसेस्ट्री मौजूद है। मैमल के अंदर भी और ई कोली बैक्टीरिया के अंदर भी कॉमन एंसेस्ट्री मौजूद है, तभी उनके अंदर जो अरेंजमेंट हो सकी अमाइनो एसिड्स की वो एक ही तरह से हुई। सेम मैकेनिज्म के तहत जो है अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़े और हेमोग्लोबिन का उन्होंने मॉलिक्यूल बना दिया। अब यहाँ पर एवोल्यूशन के हवाले से एक और एग्जाम्पल मौजूद है और वो मौजूद है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के अंदर। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि बैक्टीरिया का अपने अंदर एक ऐसी एबिलिटी डेवलप कर देना कि उस पर एंटीबायोटिक असर ना कर सके। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बेसिकली पैथोजेनिक बैक्टीरिया डेवलप करते हैं, यानी कि वो बैक्टीरिया जो हमारे अंदर बीमारी को काज करते हैं। मिसाल के तौर पर हमें कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो गया जो बैक्टीरिया काज कर रहा है, हमने उस बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबायोटिक यूज़ की। जब हम एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे तो बैक्टीरिया के ऊपर उस एंटीबायोटिक का असर होगा। बैक्टीरिया ये जो है वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, वो ख़त्म भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है अपने अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं और फिर उस रेजिस्टेंस के नतीजे के अंदर बैक्टीरिया जो है अपने अंदर म्यूटेशन ला देते हैं, अपने जीन को बदल देते हैं ताकि वो उस एंटीबायोटिक के असर से बच सके। अगर वो इस तरह से नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया जो है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बैक्टीरिया का अपने अंदर जो है एवोल्यूशन ला देना, ये बेसिकली नेचर सिलेक्शन के हिसाब से होता है। नेचर सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि जो जानदार नेचर में जितना ज़्यादा बेहतर होगा, अपनी सराउंडिंग में जानदार जितना बेहतर होगा, वही सर्वाइव कर पाएगा। अगर बैक्टीरिया ऐसी सराउंडिंग में मौजूद है जहाँ एंटीबायोटिक का असर है, तो वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर वो अपने अंदर चेंजेस ला देंगी और एंटीबायोटिक से बच जाएंगी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर देंगी, तो फिर उनका खात्मा भी मुश्किल हो पाएगा। तो अब यहाँ पर दूसरी बात लिखी हुई है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, वो कंपनीज जो मेडिसिन को बनाती हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। फिर वो नई जो है और पावरफुल जो है एंटीबायोटिक को बनाती हैं और कुछ खास से एंटीबायोटिक्स को बनाती है, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करके बनाती है ताकि वो उस बैक्टीरिया के खिलाफ जो है असर कर सके जिसने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है अपने अंदर लाया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने एवोल्यूशन के एविडेंसेस को डिस्कस किया कि किस तरह से जानवर अपने आप को तब्दील करते हैं, किस तरह से जानवर अपने आप को बदलते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।